स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्रोलैक्टिन नाम के हार्मोन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये सारी जानकारी हमें मिले हुए स्रोतों पर आधारित है। हमारा मकसद है इसे समझना कि भाई ये प्रोलैक्टिन क्या चीज़ है, कहाँ से आता है, शरीर में क्या करता है और हाँ, सबसे ज़रूरी इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि प्रोलैक्टिन का असर शरीर के कई जरूरी हिस्सों पर पड़ता है। खासकर जब बात प्रजनन स्वास्थ्य की आती है। हाँ, और ये एक दिलचस्प बात है। क्या ये थोड़ी हैरानी की बात नहीं लगती कि एक हार्मोन जो ज्यादातर दूध बनाने से जुड़ा है, वही फर्टिलिटी पर ब्रेक भी लगा सकता है? चलिए, इन स्रोतों के हिसाब से इस अनोखे हार्मोन को थोड़ा और समझते हैं। तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। प्रोलैक्टिन आखिर है क्या और इसका घर कहाँ है? देखिए, प्रोलैक्टिन एक प्रोटीन हार्मोन है और इसका जो मेन प्रोडक्शन हाउस है वो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी अग्रपीयूष ग्रंथि। ये छोटी सी ग्रंथि हमारे ब्रेन के ठीक नीचे बेस पर होती है। एंटीरियर पिट्यूटरी, ओके, समझ गई। और इन नोट्स में ये भी लिखा है कि इसकी बनावट ग्रोथ हार्मोन जैसी है। तो क्या ये मतलब हार्मोन फैमिली के कजन हुए? ढांचा एक जैसा पर काम अलग? हाँ हाँ, ये समझने का अच्छा तरीका है। मॉलिक्यूलर लेवल पर देखें तो इनमें काफी समानताएं हैं। हो सकता है इनका कोई कॉमन एवोल्यूशनरी पास्ट रहा हो, लेकिन जैसा आपने कहा, इनकी जो काम है शरीर में वो काफी अलग हैं। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से आया और ग्रोथ हार्मोन जैसा स्ट्रक्चर। अब आते हैं इसके काम पर। सबसे फेमस रोल तो शायद दूध उत्पादन ही है ना? निश्चित रूप से प्रोलैक्टिन का सबसे जाना माना प्राइमरी काम यही है, स्तनों में दूध बनाने की प्रक्रिया को स्टिमुलेट करना। खासकर प्रेगनेंसी के बाद लैक्टेशन यानी दूध बनने और निकलने के लिए ये एकदम जरूरी है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, इसके कुछ ऐसे असर भी हैं जो शायद उतने कॉमनली डिस्कस नहीं होते, पर हैं बड़े महत्वपूर्ण। जानकारी बताती है कि इसके कुछ रोकने वाले यानी इनहिबिटरी फंक्शंस भी हैं। हाँ, और ये पहलू बहुत जरूरी है क्लिनिकली भी। प्रोलैक्टिन महिलाओं में ओव्यूलेशन अंडाणु के ओवरी से निकलने को रोक सकता है, और पुरुषों में ये स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म बनने की प्रक्रिया को रोक सकता है। ओह, तो ये सीधे सीधे फर्टिलिटी पर एक तरह का कंट्रोल रखता है। ये होता कैसे है? क्या सोर्सेज इसके तरीके के बारे में कुछ बताते हैं? हाँ, इसका मेन तरीका है GnRH यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन इसके बनने और इसके रिलीज होने दोनों को ही कम कर देता है। यही GnRH तो हाइपोथैलेमस से निकलकर पिट्यूटरी को सिग्नल देता है कि LH और FSH बनाओ, जो ओवरी और टेस्टिस के फंक्शन के लिए जरूरी हैं। तो जब GnRH का सिग्नल ही दब गया तो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम धीमा पड़ जाता है या रुक भी सकता है। ये तो वाकई काफी पावरफुल इफेक्ट है। और एक और कनेक्शन जो इन नोट्स में दिख रहा है, ज्यादा प्रोलैक्टिन का संबंध कामेच्छा यानी लिबिडो में कमी से भी है। क्या ये भी उसी GnRH वाले रास्ते का ही असर है या कुछ और? बिल्कुल, जब प्रोलैक्टिन का लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो, जिसे हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया कहते हैं, तो ये अक्सर घटी हुई लिबिडो से जुड़ा होता है, महिलाओं और पुरुषों दोनों में ही। ये कुछ हद तक गोनाडल फंक्शन पर इसके रोकने वाले असर के कारण ही होता है, क्योंकि सेक्स हार्मोन का लेवल भी तो कम हो सकता है। समझ गई। तो काम हो गए दूध उत्पादन बढ़ाना और दूसरी तरफ ओव्यूलेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस रोकना, साथ ही लिबिडो पर असर। अब आते हैं शायद सबसे पेचीदा हिस्से पर, इसका रेगुलेशन यानी कंट्रोल। शरीर इस पावरफुल हार्मोन को काबू में कैसे रखता है? क्योंकि जैसा ये जानकारी बता रही है, इस पर लगातार एक ब्रेक लगा रहता है। ये सिस्टम कैसे काम करता है? हाँ, ये प्रोलैक्टिन के कंट्रोल की एक खास बात है। ज्यादातर पिट्यूटरी हार्मोन मुख्य रूप से गो सिग्नल्स यानी स्टिमुलेटरी कंट्रोल में रहते हैं, पर प्रोलैक्टिन ये मुख्य रूप से स्टॉप सिग्नल यानी इनहिबिटरी कंट्रोल में रहता है। हाइपोथैलेमस से निकलने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामीन, वो लगातार प्रोलैक्टिन के निकलने को दबाए रखता है। इसे टॉनिक इनहिबिशन कहते हैं, मतलब एक तरह का परमानेंट ब्रेकिंग सिस्टम। डोपामाइन, वही केमिकल जो मूड, मोटिवेशन, रिवॉर्ड से जुड़ा है, वो यहाँ हार्मोन रेगुलेशन में ब्रेक का काम कर रहा है। ये तो ब्रेन और बॉडी के सीधे कनेक्शन का बेहतरीन उदाहरण है। ये ब्रेक लगता कैसे है? देखिए, हाइपोथैलेमस में एक खास नर्व पाथवे है, ट्यूबरोइनफिंडिबुलर पाथवे। इसे आप डोपामीन पहुंचाने वाला एक डेडिकेटेड हाईवे समझ लीजिए, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी तक। यहां से निकला डोपामीन सीधा पिट्यूटरी में प्रोलैक्टिन बनाने वाली सेल्स, जिन्हें लैक्टोट्रोफ्स कहते हैं, उन पर असर डालता है और उनका प्रोलैक्टिन बनाना कम कर देता है। और एक और दिलचस्प बात जो सामने आ रही है, क्या प्रोलैक्टिन खुद भी इस ब्रेक को एडजस्ट करने में मदद करता है? मतलब एक तरह का सेल्फ रेगुलेशन या नेगेटिव फीडबैक,
क्या स्रोत इसे बताते हैं? बिल्कुल सही। ये क्लासिक नेगेटिव फीडबैक लूप है। जब खून में प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है तो ये खुद ही हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है कि भाई और ज्यादा डोपामीन बनाओ और रिलीज करो। फिर ये बढ़ा हुआ डोपामीन पिट्यूटरी पर जाकर प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को और कम कर देता है। ये शरीर का तरीका है हार्मोन लेवल को एक रेंज में रखने का, जैसे थर्मोस्टैट टेम्परेचर कंट्रोल करता है। वाह, ये बैलेंस तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन जैसा लग रहा है। कई सारे पुर्जे एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, डोपामाइन का परमानेंट ब्रेक और फिर प्रोलैक्टिन का खुद ही उस ब्रेक को जरूरत पड़ने पे और टाइट करना। लेकिन अगर ब्रेक है तो फिर एक्सेलरेटर भी तो होगा। कौन सी चीजें हैं जो इस ब्रेक को ओवरराइड करके प्रोलैक्टिन को बढ़ाने का सिग्नल देती हैं? हाँ, बिल्कुल। ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो प्रोलैक्टिन सिक्रीशन को बढ़ा सकते हैं। एक जरूरी स्टिमुलेटर है TRH यानी थायरॉयड रिलीजिंग हार्मोन। ये वही हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से निकलकर पिट्यूटरी को TSH थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करने का सिग्नल देता है। TRH, इसका मतलब क्या थायराइड से जुड़ी प्रॉब्लम्स जैसे प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म सीधे प्रोलैक्टिन लेवल को अफेक्ट कर सकती हैं? क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म में तो TRH बढ़ जाता है। आपने बिल्कुल सही कनेक्शन पकड़ा। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में जब थायरॉयड ग्लैंड्स काफी हार्मोन नहीं बना पाती तो बॉडी ज्यादा TRH बनाती है। ये बढ़ा हुआ TRH न सिर्फ TSH को बढ़ाता है बल्कि ये पिट्यूटरी में लैक्टोट्रोफ्स को भी स्टिमुलेट कर सकता है, जिससे प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ सकता है। हालांकि ये याद रखना बहुत जरूरी है कि नॉर्मल कंडीशन में डोपामीन का जो रोकने वाला असर है ब्रेक, वो TRH के बढ़ाने वाले असर एक्सेलरेटर से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये एक बहुत जरूरी क्लिनिकल लिंक है जिसे प्रैक्टिशनर्स को ध्यान में रखना चाहिए। और कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोलैक्टिन बढ़ाते हैं? उपलब्ध जानकारी में दवाओं का जिक्र काफी है, खासकर एंटीसाइकोटिक्स का। हाँ, कई दवाएं प्रोलैक्टिन लेवल को काफी बढ़ा सकती हैं। इनमें सबसे कॉमन है ज्यादातर एंटीसाइकोटिक्स। ये दवाएं अक्सर ब्रेन में डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके काम करती हैं। जब ये पिट्यूटरी में भी डोपामिन के सिग्नल को रोक देती हैं तो प्रोलैक्टिन पर लगा हुआ जो नेचुरल ब्रेक है वो हट जाता है और उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। इसी तरह मेटोक्लोप्रामाइड जैसी दवा जो नोजिया वगैरह के लिए यूज होती है, वो भी एक डोपामिन एंटागनिस्ट है और प्रोलैक्टिन बढ़ा सकती है। अच्छा, तो ये दवाएं डोपामीन के रास्ते में आकर अनजाने में प्रोलैक्टिन को बढ़ने का मौका दे देती हैं। एस्ट्रोजन का क्या रोल है इसमें? प्रेगनेंसी और गर्भनिरोधक गोलियों OCPs का भी जिक्र है। एस्ट्रोजन भी प्रोलैक्टिन बनाने वाली सेल्स लैक्टोट्रॉफ्स को स्टिमुलेट करते हैं और उनकी संख्या भी बढ़ा सकते हैं। यही वजह है कि प्रेगनेंसी में प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि प्लेसेंटा काफी मात्रा में एस्ट्रोजन बनाता है। ये स्तनों को दूध बनाने के लिए तैयार करता है। इसी तरह एस्ट्रोजन वाली गर्भ निरोधक गोलियां भी प्रोलैक्टिन लेवल में थोड़ी बढ़ोतरी कर सकती हैं। प्रेगनेंसी वाला कनेक्शन तो लॉजिकल है, दूध बनाने की तैयारी के लिए जरूरी है। और क्या कुछ नेचुरल फिजिकल स्टिमुलस भी हैं, जैसे निपल्स की उत्तेजना का जिक्र है? हाँ, निपल्स की उत्तेजना जैसे ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बच्चे का सक करना प्रोलैक्टिन रिलीज का एक बहुत पावरफुल नेचुरल ट्रिगर है। ये एक न्यूरल रिफ्लेक्स के जरिए काम करता है। सिग्नल नर्व से हाइपोथैलेमस तक जाता है, जो फिर डोपामाइन रिलीज कम करता है, जिससे प्रोलैक्टिन बढ़ता है। इसके अलावा चेस्ट वॉल पर कोई चोट लगना भी कभी-कभी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS के जरिए प्रोलैक्टिन रिलीज को बढ़ा सकता है। और इन नोट्स में एक बात तो और भी ज्यादा रोचक है कि सिर्फ बच्चे का दिखना या रोना भी माँ में प्रोलैक्टिन रिलीज को ट्रिगर कर सकता है। ये तो पूरी तरह से साइकोलॉजिकल या इमोशनल रिस्पॉन्स लगता है। ये वाकई दिलचस्प है। ये दिखाता है कि प्रोलैक्टिन का कंट्रोल सिर्फ फिजिकल या हार्मोनल सिग्नल्स तक ही सीमित नहीं है। इसमें हायर ब्रेन सेंटर्स, इमोशंस और शायद कंडीशनिंग भी रोल प्ले कर सकते हैं। इसी तरह स्ट्रेस जैसे दूसरे भारी फैक्टर्स भी प्रोलैक्टिन के लेवल को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि सोर्स मटेरियल में बताए गए अलग-अलग स्टिमुलाई से पता चलता है। तो अगर हम इस पूरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को संक्षेप में देखें, जैसा कि उपलब्ध जानकारी से पता चलता है, अलग अलग स्टिमुलस, चाहे वो दवाएं हों, एस्ट्रोजन हो, TRH का बढ़ना हो जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म में, निपल्स की उत्तेजना हो या फिर स्ट्रेस या बच्चे से जुड़े सिग्नल, ये सब हाइपोथैलेमस पर असर डालते हैं। हाइपोथैलेमस या तो डोपामीन ब्रेक को कम करता है या शायद TRH एक्सेलरेटर को बढ़ाता है। ये बदला हुआ सिग्नल एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचता है, जो फिर ज़्यादा प्रोलैक्टिन ब्लड में छोड़ती है और फिर ये बढ़ा हुआ प्रोलैक्टिन अपने टारगेट ऑर्गन्स पर काम करता है,
स्तनों में दूध उत्पादन शुरू करना या बढ़ाना, और साथ ही ओवरी और टेस्टिस के काम, ओव्यूलेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस को रोकना। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समराइज किया है। ये हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच एक बेहद फाइन ट्यून्ड और कोऑर्डिनेटेड बातचीत है। इस पूरी फिजियोलॉजी को समझने के बाद अब इसके प्रैक्टिकल यानी क्लिनिकल पहलुओं पर आते हैं। हमने कई फैक्टर्स देखे जो प्रोलैक्टिन बढ़ाते हैं, तो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया यानी बढ़े हुए प्रोलैक्टिन लेवल के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, जैसा कि इन स्रोतों से पता चलता है। अगर हम मेन वजहों को लिस्ट करें तो वो इस तरह हैं। पहला, पिट्यूटरी ट्यूमर, खासकर प्रोलैक्टिनोमा, जो खुद ही बहुत ज्यादा प्रोलैक्टिन बनाते हैं। ये पैथोलॉजिकल हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया का सबसे आम कारण है। दूसरा, दवाएं, जैसे हमने बात की एंटीसाइकोटिक्स, मेटोक्लोप्रामाइड, कुछ एंटी हाइपरटेंसिव दवाई भी। तीसरा, हाइपोथायरॉयडिज्म, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में बढ़े हुए टीआरएच के कारण। चौथा, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी स्टॉक की समस्याएं, ऐसी कंडीशंस जो डोपामाइन को पिट्यूटरी तक पहुंचने से रोकती हैं, जैसे ट्यूमर, चोट या सूजन। पांचवा, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग, ये फिजियोलॉजिकल अवस्थाएं हैं जिनमें प्रोलैक्टिन का बढ़ना नॉर्मल है। और फिर अन्य स्थितियां, जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज, लिवर सिरोसिस, चेस्ट वॉल में चोट या लगातार स्टिमुलेशन। और हाँ, अत्यधिक एस्ट्रोजन, चाहे ओसीपी से हो या दूसरे स्रोतों से। ये लिस्ट तो डॉक्टर्स के लिए बहुत यूजफुल है। अगर किसी में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, पीरियड्स में अनियमितता, गैलेक्टोरिया या मतलब स्तनों से दूध जैसा डिस्चार्ज जबकि वो प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग ना करा रही हो, या पुरुषों में लिबिडो में कमी जैसे लक्षण दिख रहे हो, तो बढ़े हुए प्रोलैक्टिन का शक करना और इन संभावित कारणों की जांच करना एक महत्वपूर्ण कदम है। निश्चित रूप से सही कारण का पता लगाना ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। लक्षणों के पीछे की वजह जानना ही होगा। और मान लीजिए कि जांच में पता चलता है कि प्रोलैक्टिन लेवल वाकई बहुत ज्यादा है, जैसे कि प्रोलैक्टिनोमा के केस में, तो इसका इलाज कैसे होता है? नोट्स में डोपामाइन एगोनिस्ट दवाओं का जिक्र है। हाँ, सिम्प्टोमेटिक हाइपोप्रोलैक्टिनीमिया, खासकर प्रोलैक्टिनोमा की वजह से होने वाले के इलाज के लिए डोपामाइन एगोनिस्ट दवाएं फर्स्ट चॉइस हैं। इनमें ब्रोमोक्रिप्टिन और कैबरगोलिन सबसे कॉमन है। ये दवाएं असल में काम कैसे करती हैं? क्या ये बॉडी के अपने डोपामाइन की तरह ही काम करती हैं? बिल्कुल, जैसा हमने समझा, डोपामाइन नेचुरली प्रोलैक्टिन सिक्रीशन पर ब्रेक लगाता है। डोपामाइन एगोनिस्ट दवाएं पिट्यूटरी ग्लैंड में लैक्टोट्रॉफ सेल्स पर मौजूद डोपामाइन रिसेप्टर से जुड़ जाती हैं और ठीक वैसा ही रोकने वाला सिग्नल भेजती हैं जैसा नेचुरल डोपामाइन भेजता है। वे एसेंशियली उस ब्रेक को फिर से लगा देती हैं जिसे शायद ट्यूमर या किसी और वजह से कमजोर कर दिया गया था। इसके नतीजे में प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन और ब्लड में उसका लेवल कम हो जाता है और कई केसेस में, खास तौर पर प्रोलैक्टिनोमा में, ये दवाएं ट्यूमर के साइज को भी कम कर सकती हैं। तो ये दवाएं प्रॉब्लम की जड़ पर ही काम करती हैं, यानी डोपामाइन के कमजोर या रुके हुए सिग्नल को फिर से मजबूत करके? ये तो सुनने में काफी इफेक्टिव तरीका लगता है। हाँ, ये दवाएं आमतौर पर बहुत इफेक्टिव होती हैं और अक्सर प्रोलैक्टिनोमा के लिए सर्जरी की जरूरत को टाल देती हैं या खत्म कर देती हैं। बहुत बढ़िया। तो हमने आज प्रोलैक्टिन के बारे में काफी कुछ जाना, जो हमें मिले स्रोतों पर आधारित था। अगर मेन पॉइंट्स दोहराएं तो प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। मेन काम दूध उत्पादन और फर्टिलिटी को रोकना है। इसका कंट्रोल मुख्य रूप से हाइपोथैलेमिक डोपामाइन के ब्रेक से होता है, लेकिन टीआरएच, कुछ दवाएं, एस्ट्रोजन और फिजिकल मेंटल स्टिमुलस इसे बढ़ा सकते हैं। और इस पूरे रेगुलेटरी सिस्टम को समझना क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत मायने रखता है, चाहे वो दवाओं के साइड इफेक्ट्स का अंदाजा लगाना हो या हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी कंडीशन को मैनेज करना हो जिसका असर प्रोलैक्टिन पर पड़ सकता है। यह हमें दिखाता है कि शरीर में हार्मोनल बैलेंस कितना कॉम्प्लेक्स और नाजुक होता है। बिल्कुल, ये साफ करता है कि शरीर के अलग अलग सिस्टम कैसे एक दूसरे से इतने गहरे जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर असर डालते हैं। और इसी जुड़ाव पर आधारित मैं एक आखिरी विचार सबके सामने रखना चाहूंगा जो हमारी आज की चर्चा और सोर्स मटेरियल से ही निकला है, लेकिन हमें थोड़ा आगे सोचने पर मजबूर करता है। प्रोलैक्टिन और डोपामाइन के बीच का ये अनोखा रिश्ता, जहां एक न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन सीधे एक हार्मोन प्रोलैक्टिन को कंट्रोल करता है और फिर वो हार्मोन वापस उसी न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को अफेक्ट करता है। इस इंटरप्ले को गहराई से समझना भविष्य में ब्रेन और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच के दूसरे संवादों को समझने या शरीर में हार्मोन्स द्वारा बनाए गए नाजुक संतुलन के रहस्यों को खोलने के लिए क्या नए दरवाजे खोल सकता है। ये वाकई एक सोचने लायक सवाल है। ब्रेन और हार्मोन्स का ये दो तरफा संवाद कितना जटिल और जरूरी है, और इसे बेहतर ढंग से समझने से
भविष्य में हेल्थ और मेडिसिन के फील्ड में क्या नई संभावनाएं खुल सकती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।